ज्योग्राफी का जो नेचर है, ये अन्य विषयों से थोड़ा-सा भिन्न है। भिन्न इस अर्थ में है कि ज्योग्राफी में हमें गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन करना पड़ता है और चूँकि हमें गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन करना है, इसलिए हमें एक ग्रिड की आवश्यकता, प्रत्येक जाल की आवश्यकता पड़ती है। इसमें कुछ लाइनें ईस्ट टू वेस्ट खींची गई होती है, मतलब पूर्व से पश्चिम खींची गई होती है और कुछ लाइनें उत्तर से दक्षिण खींची गई होती है और अंततः उनका जो क्रिस क्रॉस पॉइंट होता है, मतलब जो कटान बिंदु होता है, उसी कटान बिंदु के आधार पे हम किसी स्थान के अवस्थिति के बारे में या लोकेशन के बारे में जान पाते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि ज्योग्राफी से संबंधित जो ग्रिड बनता है, ग्रिड के लिए हमें क्या-क्या पढ़ना है। तो इसमें हमें इक्वेटर, जिसको हिंदी में विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, उसे पढ़ना है। इसके अलावा लैटिट्यूड, जिसको हिंदी में अक्षांश रेखा कहते हैं, उसका अध्ययन करना है और साथ ही साथ देशांतर रेखा, जिसको इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन लाइंस के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेटर की बात करें, जिसे हिंदी में विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो इक्वेटर का मतलब है कि इट इज एन इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन होती है और ये अर्थ के सेंटर से पास करती है। इमेजिनरी लाइन होती है, अर्थ के सेंटर से पास करती है और ये चूंकि अर्थ के सेंटर से पास करती है, ईस्ट वेस्ट ऐसे पास करती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि हमारी पृथ्वी को दो समान हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देती है, दो अर्धगोलों में बांट देती है। तो इसमें से जो नॉर्दर्न पार्ट होता है, उत्तर का आधा गोला होता है, उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और जो दक्षिण का आधा गोला होता है उसको सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो इक्वेटर है, बेसिकली इट इज एन इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक रेखा के तौर पे हम लोग इक्वेटर को जानते हैं, जो हमारी पृथ्वी को दो अर्धगोलों में बांट देता है, जिसमें उत्तरी जो अर्धगोला होता है इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और जो दक्षिणी अर्धगोला होता है इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट है, जिसको लैटिट्यूड, हिंदी में अक्षांश रेखा कहते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जो अक्षांश रेखाएं होती है, लैटिट्यूडनल लाइंस होती हैं, वास्तव में उनको इक्वेटर के आधार पर ही खींचा जाता है और इनफैक्ट जो इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, ये भी अपने आप में एक अक्षांश रेखा ही होता है। तो जो अक्षांश रेखाएं होती है, ये इक्वेटर से अलग अलग विभिन्न कोणीय दूरी पे खींची गई होती है, विभिन्न एंगुलर डिस्टेंस पे इनको खींचने का काम किया जाता है और जो लैटिट्यूडनल लाइंस होती है, अक्षांश रेखाएं होती है, ये इक्वेटर के पैरेलल होती है, समानांतर होती है और क्रमशः इक्वेटर से उत्तर की तरफ, मतलब 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री और इस तरीके से 90 डिग्री नॉर्थ ऊपर की तरफ चलती है और उसी तरीके से 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री और करते करते 90 डिग्री जो साउथ होता है वो नॉर्थ पोल को डिनोट करने का काम करता है। तो जब हम लोग लैटिट्यूड को डिफाइन करते हैं तो ये कहा जा सकता है कि जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड्स भी इमेजिनरी लाइन होते हैं जो इक्वेटर के पैरेलल होते हैं, मतलब विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के समानांतर होते हैं और जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, चाहे नॉर्थ पोल की तरफ बढ़े या साउथ पोल की तरफ बढ़े, वैसे वैसे जो लैटिट्यूड होती है उनकी लेंथ में कमी आती जाती है। ठीक है, और हम लोगों ने देखा कि रियली जो इक्वेटर होता है, इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ लैटिट्यूड, ये भी एक लैटिट्यूड को डिनोट करता है और कोण के आधार पर बात किया जाए तो जो लैटिट्यूड होता है ये 0 डिग्री एंगल को डिनोट करता है एंड इट इज कॉमन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बीच एक कॉमन रेखा होती है जिसको 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जाना जाता है। और अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि फिर जो नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइंस होते हैं, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, उनकी संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले यदि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात किया जाए तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कुल 89 लैटिट्यूडनल लाइंस हो जाती हैं। जो 90 डिग्री नॉर्थ पोल होता है ये तो बेसिकली डॉट होता है, एक पॉइंट बन जाता है और हमें पता है मैथमेटिक्स में पॉइंट की वैल्यू 0 मान ली जाती है। तो इसका मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 89 हो गया, सेम सदर्न हेमिस्फीयर में 89 और प्लस 1 इक्वेटर, इसका मतलब 89 in northern hemisphere plus 89 in southern hemisphere and plus 1 equator itself, कुल मिला जुला के 179
कुल लैटिट्यूडनल लाइंस हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए जो लैटिट्यूडनल लाइंस होती हैं उसी के आधार पे हम इस अर्थ सरफेस पे हम हीट जोन या क्लाइमेट जोन को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो यदि हमारी अर्थ फ्लैट होती, समतल होती, तो जब फ्लैट होती तो सूर्य की किरणें आती हमारे अर्थ पे, उस समय जब हमारी अर्थ फ्लैट मतलब समतल होती तो सूर्य की किरणें जब आती तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके, बराबर दूरी तय करके इस पृथ्वी के प्रत्येक भाग तक पहुंच जाती, जिसका रिजल्ट ये होता कि पृथ्वी पे हर जगह अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जो होता, तापमान की मात्रा जो होती वो समान होती। लेकिन हमारी पृथ्वी फ्लैट तो नहीं है, हमारी पृथ्वी गोलाकार होती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि जब सूर्य की किरणें जब पृथ्वी की तरफ आती हैं तो वैसी स्थिति में जो विषुवत रेखा या इक्वेटर वाला पोर्शन है ये सबसे उभरा हुआ भाग होता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा तक पहुंचने में मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, और जिसका परिणाम यह होता है कि सूर्य की किरणें इक्वेटर पे पहुंचने में मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करती है। एज अ रिजल्ट विषुवत रेखा पे जो अमाउंट ऑफ टेम्परेचर होता है सामान्यतः अधिक होता है। हाँ, जैसे जैसे इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो वैसे वैसे जो इंसुलेशन होता है, जो सूर्य की किरणें होती है, इसको पृथ्वी तक पहुंचने में रिलेटिवली अधिक टाइम देना पड़ता है। जैसे विषुवत रेखा तक पहुंचने में मिनिमम डिस्टेंस, इसलिए मैक्सिमम इफेक्ट होगा सूर्य की किरणों का, अधिकतम तापमान की स्थिति पाई जाएगी। और जो पोल्स होगा, पोल्स तक सूर्य की किरणों को पहुंचने में मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। इसका ये रिजल्ट होता है कि पोल्स पे अमाउंट ऑफ टेम्परेचर मिनिमम होता है। मतलब कहने का मतलब इक्वेटर पहुंचने में मिनिमम डिस्टेंस, इसलिए मैक्सिमम टेम्परेचर, और पोल्स पे पहुंचने में मैक्सिमम डिस्टेंस, इसलिए मिनिमम टेम्परेचर। या कुल मिला जुला के हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, आइदर टुवर्ड्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब विषुवत रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़े या दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़े, जो अमाउंट ऑफ टेम्परेचर होता है, तापमान की मात्रा होती है, ये घटते क्रम में होती है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि हमारे अर्थ सरफेस पे टेम्परेचर को डिसाइड करने के लिए, हालांकि आगे जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ढेर सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जो अर्थ सरफेस पे अमाउंट ऑफ टेम्परेचर को डिसाइड करने का काम करता है। हाँ, लेकिन अर्थ सरफेस पे अमाउंट ऑफ टेम्परेचर को डिसाइड करने में सबसे लीड रोल कोई फैक्टर प्ले करता है तो निश्चित तौर पे वो लैटिट्यूड, जिसको हिंदी में अक्षांश कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अर्थ सरफेस पे कुछ लैटिट्यूडनल लाइन से अक्षांश रेखाएं हैं जिनको स्टैंडर्ड लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। हाँ, ताकि हीट जोन निर्धारित करने में आसानी हो जाए। तो 23.5 जो नॉर्थ लैटिट्यूड होता है, जिसको 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश कहते हैं, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं। उसी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 साउथ लैटिट्यूड होता है, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, हिंदी में मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से 66.5 नॉर्थ मतलब उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश होता है, इसको आर्कटिक लाइन कहते हैं। और इन द सेम वे सदर्न हेमिस्फीयर में जो 66.5 साउथ लैटिट्यूडनल लाइन मतलब 66.5 अंश जो दक्षिणी अक्षांश होता है, उसको अंटार्कटिका रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ जो स्टैंडर्ड लैटिट्यूडनल लाइंस हैं, और ये भी इमेजनरी हैं, और इसका मेन पर्पस ये होता है कि अर्थ सरफेस को हम कुछ हीट जोन में डिवाइड कर दें। ठीक है, तो इस अर्थ सरफेस पे बेसिकली 3 हीट जोन्स पाए जाते हैं। पहला होता है टॉरिड जोन, जिसको ट्रॉपिकल जोन के नाम से जाना जाता है, हिंदी में उष्णकटिबंध कहते हैं। इसका मतलब है कि जो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो हिस्सा होता है, वहां पे सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती है, मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंचती है, जिसका ये रिजल्ट होता है कि जो टॉरिड जोन होता है मतलब बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे वर्ष भर मैक्सिमम टेम्परेचर पाया जाता है, और मैक्सिमम टेम्परेचर की वजह से ही इसको टॉरिड जोन के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से दूसरा जो जोन होता है फ्रिजिड जोन।
फ्रिजिड जोन यदि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात किया जाए तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक लाइन से लेकर नॉर्थ पोल तक होता है। उसी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में फ्रिजिड जोन की बात किया जाए तो ये अंटार्कटिक लाइन से लेकर साउथ पोल तक होता है। और जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा कि एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, जैसे जैसे इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे जो अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, जो तापमान की मात्रा होती है वो घटते क्रम में होती है। तो ये जो फ्रिजिड जोन होता है या वर्ष भर मिनिमम टेम्परेचर होता है और जो अर्थ सरफेस होता है साल के अधिकांश समय स्नो कवर्ड, बिल्कुल बर्फ से ढका होता है और यही कारण है कि इसको फ्रिजिड जोन या हिंदी में शीत कटिबंध की संज्ञा प्रदान करते हैं। ठीक है। तीसरा जो जोन है उसको टेम्परेट जोन कहते हैं। और यदि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात किया जाए तो जो टेम्परेट जोन है बेसिकली इट इज लोकेटेड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक लाइन। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच होता है। उसी तरीके से यदि सदर्न हेमिस्फीयर में बात किया जाए तो सदर्न हेमिस्फीयर में ये मकर रेखा से लेके और जो अंटार्कटिक लाइन होता है उसके बीच होता है। इसको टेम्परेट जोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ टेम्परेचर से संबंधित मीडियम कंडीशन, मॉडरेट कंडीशन पाया जाता है। न तो यहाँ पे अधिक ठंडा पाया जाता है और न अधिक गर्मी पाया जाता है, मतलब मॉडरेट कंडीशन पाई जाती है। इसी आधार पर इसको टेम्परेट जोन की संज्ञा प्रदान करते हैं। और यदि ह्यूमन हैबिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए, मानवीय रहने के दृष्टिकोण से बात किया जाए तो जो टेम्परेट जोन होता है जहां वर्ष भर न तो बहुत अधिक गर्मी पड़ती है न ठंडी पड़ती है, तो रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो टेम्परेट जोन होता है वो अपेक्षाकृत अधिक बेहतर होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग का जो ज्योग्राफिकल साइन होगा, चिन्ह होगा, वो होगा लॉन्गिट्यूड, जिसको मेरिडियन भी कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में इसको जो मेरिडियन होता है हिंदी में इसको देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा का मतलब होता है कि ये भी इमेजिनरी लाइन होते हैं जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करने का काम करते हैं। मतलब ये ऐसे इमेजिनरी लाइन होते हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से कनेक्ट करने का काम करती है। और चूंकि इनको 1 डिग्री के अंतराल पे खींचा जाता है तो हमें पता ही है कि किसी भी गोले में कुल 360 कोण बनाया जा सकता है, एंगल बनाया जा सकता है। तो उस तरीके से यदि जो नॉर्थ साउथ लाइन होती है जिसको देशांतर रेखा कहते हैं, तो इस तरीके से 1 डिग्री के अंतराल पे बनाया जाए तो कुल जो नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइंस, जो देशांतर रेखाओं की संख्या होती है, कुल 360 हो जाती है। ठीक है। अब देखो जो अक्षांश रेखाएं थी उनमें तो एक क्लियर कट था कि अक्षांश रेखाओं में जो इक्वेटर है वो बीच में है, और जैसे जैसे इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या सदर्न हेमिस्फीयर में, वैसे वैसे जो अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूडनल लाइंस हैं, उनकी जो लंबाई है घटते क्रम में। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड्स या मेरिडियन होते हैं जिसको हिंदी में देशांतर कहते हैं, ये इक्वल लेंथ के सेमी सर्किल होती है, अर्धवृत्ताकार रेखाएं होती हैं जो साउथ पोल को नॉर्थ पोल से जोड़ने का काम करती है। ठीक है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इक्वेटर के पास तो मैक्सिमम होती है, लेकिन पोल्स पे जाते जाते ये सारी की सारी मिल जाती है। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सारी की सारी मिल जाती है पोल्स के पास, मतलब नॉर्थ पोल के पास, उसी तरीके से साउथ पोल के पास ये मिल जाती है। मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इक्वेटर पर मैक्सिमम होता है, और जो पोल्स होता है पोल्स पे आते आते इनके बीच की दूरी जो होती है आपस में मिल जाने की वजह से ये 0 हो जाती है। और जिस तरीके से जो लैटिट्यूड्स होता है उसके आधार पे हम अपने अर्थ सरफेस को कुछ हीट जोन में डिवाइड करते हैं, उसी तरीके से जो मेरिडियन लाइंस होता है उसके आधार पे हम लोग पृथ्वी को टाइम जोन में डिवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है। तो जो 360 जो मेरिडियन लाइंस होता है इसमें से जो लंदन के पास जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच से पास होने वाली जो मेरिडियन लाइन है इसको 0 डिग्री मेरिडियन कहा जाता है, या इसको GMT मीन्स ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 0 डिग्री को। और ये लंदन से पास करता, माना जाता है कि ये पृथ्वी के बीचों बीच का हिस्सा है।
और इसके ठीक जो अपोजिट होता है, ये 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट दोनों कॉमन लाइन हो जाता है। तो 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट के साथ ई एंड डब्ल्यू वर्ड का यूज नहीं किया जाता है, बल्कि उसके लिए केवल 180 डिग्री वर्ड का यूज किया जाता है और उसको इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो ग्रीनविच जीएमटी है उसके ईस्ट बढ़ने पे टाइम आगे होता है और वेस्ट की तरफ बढ़ने पे टाइम पीछे होता है। और हर एक जो लॉन्गिट्यूड होता है, एक लॉन्गिट्यूड मूव करने में अर्थ को 4 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, तो जैसे इंडिया की बात किया जाए तो हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित होता है। तो ये जो जीएमटी है उससे ईस्ट की तरफ है, तो जाहिर सी बात है ईस्ट का टाइम आगे होगा। यही कारण है कि जो इंडिया का टाइम जोन है ये जीएमटी मतलब लंदन के टाइम से ये 5.5 घंटे आगे होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट है उसके जगह पे केवल 180 डिग्री वर्ड का यूज किया जाता है और इसको इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है। कारण यह है कि यदि कोई व्यक्ति वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ के उसको क्रॉस कर दे तो एक दिन आगे चला जाता है, और कोई व्यक्ति ईस्ट से क्रॉस करके वेस्ट की तरफ आ जाए तो एक दिन पीछे चला जाता है। ठीक है, और ये जो देखा हम लोगों ने, जो ईस्ट वेस्ट लाइन होती है जिनको हम लैटिट्यूड कहते हैं, और जो नॉर्थ साउथ लाइन होती है इनको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और जिसका रिजल्ट होता है कि जो ईस्ट वेस्ट लाइन होती है मतलब ऐसे, और नॉर्थ साउथ लाइन होती है, ये आपस में जहाँ पे मिलती हैं उसी के आधार पे जाल टाइप का बन जाता है, और उसी जाल के आधार पे हम किसी स्थान के लोकेशन को निर्धारित करते हैं। और खास तौर पे जैसे मान लो कि कहीं पे हम लैंड सरफेस पे है, तो लैंड सरफेस पे तो तरह तरह का कोई चौराहा है, बिल्डिंग है, तो उसके आधार पे तो हम लोकेशन जान जाते हैं कि हम फला चौराहे पे हैं। ठीक है, लेकिन यदि समुद्र में है तो वहां तो ऐसा कोई चौराहा नहीं है, तो समुद्रों में यदि किसी को लोकेशन बताना होता है तो लोकेशन बताने का एक ही साधन होता है कि उसको बताना पड़ता है कि फाइनली किस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किस जगह क्रॉस करते हैं, तो उस क्रॉस के आधार पे अपनी लोकेशन बनाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है ये आपस में मिलके अर्थ सरफेस पे एक ग्रिड सिस्टम का निर्माण कर देते हैं, और उसी ग्रिड सिस्टम के आधार पे हम किसी स्थान के लोकेशन को जान जाते हैं, चाहे वो समुद्र में ही क्यों ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि लैटिट्यूड के आधार पे हम अर्थ को हीट जोन में डिवाइड करते हैं, उसी तरीके से लॉन्गिट्यूड के आधार पे हम इस पृथ्वी को कुछ टाइम जोन में डिसाइड करते हैं। और जो 0 डिग्री होता है लॉन्गिट्यूड, इसको जीएमटी के नाम से जाना जाता है, और जीएमटी से जो भाग ईस्ट की तरफ होता है उसका टाइम आगे होता है, और जो वेस्ट की तरफ होता है ये पीछे होता है। और कितना आगे कितना पीछे ये इस बात से डिसाइड होता है कि कितने मेरिडियन ईस्ट में है या कितने मेरिडियन वेस्ट में। जितना मेरिडियन ईस्ट में होगा तो एक मेरिडियन मान लीजिए कि 4 मिनट लगता है, तो 2 मेरिडियन होगा तो वहां पे 8 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल लोकेशन के लिए भी किया जाता है, और साथ ही साथ लैटिट्यूड के माध्यम से हीट जोन डिसाइड करते हैं, और लॉन्गिट्यूड के माध्यम से इस अर्थ सरफेस पे टाइम जोन डिसाइड करने का काम करते हैं।